अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में पीरे कामिल की एपिसोड नंबर 3। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड बांधे हुए थे जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे। वहाँ वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाज़ें कसते रहे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे। 11:15 वो जिम खाना के बाहर मौजूद थे जहाँ पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियाँ इन लोगों की थी जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इसी पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। लड़के अंदर मौजूद तो 11:55 पर हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरा के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ शराब पी जाती है जिसका एहतमाम नए साल के इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आते थे। 15 साल का वो लड़का भी 10 लड़कों के साथ इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बैक पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और शोखी के कहकों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजा जाने लगा। वो लड़का अब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया जहाँ बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहाँ मौजूद एक गाड़ी की छत पर बैठ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक और भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह से मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी की ड्राइव करनी थी। सलार लाउंज के सोफ़ों पर बैठा हुआ एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देखता रहा जहाँ कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधा घंटे के बाद इसने नोटबुक बंद कर दी और सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखी और दोनों हाथों की उंगलियों के सर के पीछे बांधकर वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सलार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। इसने सोफ़े से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सलार इसे जिस स्पीड में दौड़ा रहा था इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था सलार के सामने एक बचगाना चीज़ महसूस हो रही थी। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नज़रें जमाना मुश्किल हो गया था जबकि सलार इस स्पीड पर गाड़ी को अब भी मुकम्मल कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते हुए देखा और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सलार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई? वह जान गया था और अब रिमोट
अब सलार के हाथ की बजाय मेज़ पर पड़ा हुआ था। वो अपनी नोटबुक पर उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर इसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है। सलार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लॉन्च से बाहर भाग गया। कामरान हॉर्न बीते 7 हिंसों पर मबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहे थे। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हो चुका था। सलार अब जा चुका था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। मामा इतनी गुमगो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के चंद अल्फाज ही बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुशमिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए हुए जाने के बाद इब्तदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। असजद को इस बात पर हैरानगी हो रही थी और कभी कभी खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता था जैसे जिससे इससे बात करते हुए वो हद दर्जा मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी इसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। इसे लगता वो जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाकर इसके पास उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त वो भी ऐसा महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ख्वामखा तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा ना मैं आया हूँ या नहीं आया। असजद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दर्द बाउन पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर असजद पर मस्कूर कर दी। असजद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा मगर वह खामोश रही थी। इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को जुटला सकती हो। ऐसी बात तो नहीं कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मामा ने इस बात को जुटला दिया। इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतास होता जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ है और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़गी चलती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरे किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ ना, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। असजद को इस बार बात करते हुए मज़ीद कुछ खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे कुछ यूँ पूछेंगे तो ठीक है, तो मैं इसका जवाब हाँ या ना में ही दूँगी ना। हाँ और नहीं के अलावा इसका सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है, तो आप मुझे वो देते हैं, मैं कर दूँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है ना, पागल लड़की। और कुछ नहीं तो मेरा जवाब मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका हाल क्या पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़िया मतलब है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बिस्तर पर लेटे होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ कह देता है। असजद मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिज़नेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश या बेरिश, कैसा था ट्रेंड, इंडेक्स में कितने पॉइंट का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट्स दी हैं। इसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था। या आपसे इकॉनमी डिस्कस करूं या क्या डिस्कस करूं? कौन से वामिल इंसान के जिगर को मुतासर करते हैं? बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जा सकता है?
तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। तो अब इनके बारे में डिस्कस से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। अजद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इस लम्हा को कोस रहा था जब इसने मामा से शिकायत की थी। अब तो वो मसरूफियात होती थी। अब तो मसरूफियात होती हैं कि इंसान के अजद ने कदरे लहजे में कमज़ोरी देखी। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं, मामा ने कतियत से लहजे से कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बातें करते थे, मामा की बात काट कर अजद ने इसका जवाब दिया। पहले की बात छोड़ें अजद साहब, अब मैं वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती। मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड कर ही नहीं सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होकर इतनी मैच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। अजद मुस्कुरा दिया। अजद कुछ ना बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तफ़ाती, बेनियाज़ी, नाराज़गी समझे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता ना। क्या कहते हैं अजद साहब? वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना कोई हीरो हो, ना आप हीरो हैं, ना मैं हीरो हूँ। ना मुझे रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ना मेरे लिए घंटों कोई फ़राइज़ अंजाम देंगे। यही सच है। फ़र्क वाकई नहीं पड़ता, हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है, जो आपको लगता है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। क्या कुछ आ सकती है? बताएं अजद साहब। अगर अजद के माथे पर पसीना ना आया होता था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार अजद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त अजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्र में चली गई है और ख़ुद वो एक बार फिर परी टीन में आ गया था। वह इसके बल मुकाबिल टांग पर टांग रखते अजद के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में इसके जवाब की मुंतज़िर थी। अजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके हुए हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनकार कर अपना गला साफ़ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन करने की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग का डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो अजद का दिन नहीं था। अजद ने एतराफ़ कर लिया। अगर आपको ये ख्याल है कि इन टामनी और बिज़नेस की डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। मामा के लहजे में लापरवाही का आंसर वाज़िया था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के आंसर ने अजद को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की, शायद नहीं, यकीनन। इसने तीनों बार लफ्ज़ों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। अजद ने गहरा सांस लेकर अमामा को बेतासर चेहरे के साथ इसी बेल को देखती रही। शायद इसीलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था और यकदम ही से एक बार फिर यह एहसास होने लगा कि जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसकी बात नहीं सुन रही थी। अजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा है। एक बहुत बड़ी कोठी के में मौजूद टैक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी इसका इजहार कर सकता था, लेकिन वो एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वह इस हैरानकुन क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह जान लेता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक की आवाज़ इन पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक़ था, वो तो ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था।
कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें, चमचे भी पड़े हुए थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। इनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरी का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम इनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़े पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो इनमें से किसी एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़े पर उन्होंने एक ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था जिसका हसूल इनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। इस लड़के के चेहरा पिंपल्स महासों से भरा हुआ था और इसके गले में मौजूद एक स्याह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात पर परोए हुए थे। एलिस पर प्रेस्ले स्टाइल के कॉल साली एक चिक डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था जिसके दोनों घुटनों पर मेडोना का चेहरा पेंट किया गया था। इसने आंखें खोलकर अपनी दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक अचटती नज़र डाली। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर इस सुर्खी के बावजूद वो कोई ऐसा तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में मौजूद है। चंद मिनट इन्हें देखने के बाद इसने सीधे होते हुए डिब्बे में मौजूद बाकी ड्रग को कोने में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ इसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद इसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोरों पर थोड़ी सी ड्रग के साथ ज़ुबान की नोक के साथ दिलचस्पी से एहतियात के साथ इसे चखा। दूसरे ही लम्हे इसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। इसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होशो हवास में था। इसके चेहरे के तासरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महफूज नहीं हुआ था। 1-2 मिनट के बाद इसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर्स के कैन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ़ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह दूध कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर अब वो भी इसी तरह बैठा था, कैन में मौजूद बियर घूंट लेते हुए ऊपर सोच अंदाज में सबको देख रहा था। इसकी आंखें अब मतवत्तर हो रही थीं, मगर इनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा, जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हो गए। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार उलझने लगा था। इसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा ना हो सका और आहिस्ता आहिस्ता वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर इसने कारपेट की रिंग, वॉलेट का और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर इसने स्टेयर को बंद किया। अपनी मतवत्तर और सुर्ख आंखों से इसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर इसने जागर्स पहने और इन तमाम लोगों को वापस देखा और इसने इसके तस्मों और टखनों के गिद्ध लपेट कर गिरा बांधी। फिर दरवाजे को लॉक कर बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए नेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। नेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते उसने अपनी नाक से कोई चीज़ बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर इसने अपनी पूरे ऊपरी होंठ पर रखा। इसकी उंगलियां चिपचिपाने लगीं। इसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को नेक्सी की बैरूनी लाइट की तरफ देखा। रोशनी में देखा इसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। इसने अपनी ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा हुआ खून साफ़ किया। इसके बाद इस रुमाल के साथ इसने अपने नाक से चमकने वाला खून साफ़ किया
उसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। इसने खनकार कर अपना गला साफ़ करने की कोशिश की। इसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा था। चंद गहरी सांस लेकर इसने इस घुटन को कम किया। फिर वहीं खड़े खड़े इसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम उठाया। जैसे ही वो कदम बढ़ाया वो यकदम ठठक गया। इसके नाक में अजीब सी सनसनाहट हो और फिर वह यकदम कोई चीज़ पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया और एक धार की सूरत में इसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लग गया था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो इसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीबें तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सलार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफ़ी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सलार सिकंदर के नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफ़ी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल इन्हें कुछ तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सलार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफ़ीज़ की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। इनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सलार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफ़ीज़, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना इसमें से किसी के लिए मुमकिन नहीं था। फ़खरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाईं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी को सरगोशी में कहा, एक गोल्फ में इसकी 13वीं और इस साल की चौथी ट्रॉफ़ी है। हर चीज़ का हिसाब रखते हो ना तुम? इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शोहर से कहा, जिसकी नज़रें इस वक्त मेहमान खसूसी से ट्रॉफ़ी वसूल करते हुए सलार पर मरकूज़ थीं। सिर्फ गोल का क्यों, वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा, जो अब सीट की तरफ जाते हुए सलार को देख रही थी। आई बेट अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलता रहा होता तो वह इस वक्त इनके साथ यही ट्रॉफ़ी लेता, तो इसके हाथ में भी यही ट्रॉफ़ी होती। सिकंदर उस्मान ने अपने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फ़खरी अंदाज में दावा किया। सलार अब भी अपनी सीट की तरफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वाले लड़कों के साथ मिलाते हुए मसरूफ़ था। इनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावा पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सलार के बारे में। ये एक बाप का जज्बाती जुमला था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। इसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई ज़ुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18 हॉल पर खेला जाने वाला गोल्फ मैच याद आ गया। रॉग में तकरीबन आकर जाने वाली एक बाल को वह जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, इसने ज़ुबैर को भी महू हैरत में कर दिया था। पहली बार सलार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 18 होल के ख़ात्मा तक किसी को भी याद नहीं था कि इसने जुमला कितनी बार बोला था। रॉक से खेली जाने वाली इस शॉट ने अगर इसे महवे हैरत का किया था तो सलार सिकंदर के बैटर्स ने इसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर इसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों में सलार सिकंदर और इसके होल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सलार को देखा। आज सलार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। ज़ुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़ी कैडी को देखा, जो गोल्फ कारपेट पकड़े सलार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी अच्छा नहीं खेल रहा? ज़ुबैर ने इस्ताहिया अंदाज में क्लब कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बाल कभी रॉग में नहीं जाती, कैडी ने बड़े मामूल से अंदाज में कहा। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सलार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने ज़ुबैर की मालूमात में इजाफ़ा किया और ज़ुबैर ने अपनी बहन को देखा, जो फ़खरी अंदाज में मुस्कुरा रही थीं। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल के जगह का इंतखाब भी मैं ही करूँगा। ज़ुबैर ने कुछ खफकत के आलम में अपनी बहन के साथ सलार की तरफ जाते हुए देखा। श्योर, एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह, उन्होंने सलार की तरफ से अपने बाइक को पूरे तमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर TBT और टी के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सलार के करीब पहुँचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सलार मुस्कुराया। किस लिए? मुझे क्यों बुलाना है? मेरे बहा पर तुम्हें कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में से हारा हुआ हूँ, मगर वो अगर इस गोल्फ मैच से हारता है तो इसे हार्ट अटैक हो जाएगा, वो भी एक बच्चे के हाथों। सो सेटल द स्कोर। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सलार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? इसने इनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए इसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। वेल गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग द एपिसोड 3। हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके लाइक्स की ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें।
हम अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ छोड़ रहे हैं, अपना ईमेल आईडी दे रहे हैं। आपको कुछ भी कहना हो, अपने ख़यालात का इज़हार करना हो, आपके पास कोई भी स्टोरीज़ हों, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ में कुछ भी ऐड करना है, कुछ बुरा लगता है या कुछ चेंजिंग करनी है, आप हमें वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।